मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड। आज हम बात करते हैं वैक्सीन्स के बारे में। वैक्सीन्स है क्या, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कितने टाइप्स की होती है और इसका कैसे डेवलपमेंट किया जाता है, और आज कोविड-19 के अगेंस्ट में किस टाइप की वैक्सीन्स के बारे में रिसर्च चल रहा है, कौन सी इफेक्टिव है कौन सी नहीं, हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वेरी शॉर्ट वीडियो है और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैक्सीन्स है क्या, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वैक्सीन एक केमिकल्स हो सकता है, ऑर्गेनिजम्स हो सकता है, या एक प्रकार का प्रोटीन्स मॉलिक्यूल हो सकता है जो हमारे इम्यून सिस्टम के एक्टिव इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जैसे बी सेल टी सेल्स आती हैं जाकर हमारे बॉडी सिस्टम में। दो प्रकार के इम्यून सिस्टम होते हैं, एक इम्यून सिस्टम को हम बोलते हैं जाकर इन्नेट इम्यून सिस्टम बोलते हैं जाकर, और दूसरे को हम बोलते हैं जाकर एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। इनने एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में ही दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव इम्यून सिस्टम, एक होता है पैसिव। इस एक्टिव इम्यून सिस्टम में ही टी सेल और बी सेल आती हैं जाकर, इस सेल्स को ही ये एक्टिवेट करता जाकर। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे ये केमिकल्स मॉलिक्यूल्स हो सकता है जो हमारे एक्टिव पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है जाकर। ये क्या हो सकता है, इसमें डिफरेंट टाइप के, जैसे मैंने बताया जाकर, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकता है, या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो सकता है जाकर। ये किल फॉर्म में वीक होता है, जैसे ऑर्गेनिज्म हुआ तो वीक होगा जाकर, उसका जो डिसीज काजिंग पार्ट है उसे रिमूव किया जा सकता है, या उस ऑर्गेनिजम्स को डेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन्स जो भी बाहर का था उसका सरफेस स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ये हमारी बॉडी सिस्टम का पार्ट है या नहीं, तभी उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी सिस्टम एक्टिवेट करती है जाकर। वैक्सीन प्रोफाइलैक्टिक हो सकती है जाकर, क्योंकि यही हमारे सिस्टम को प्रिपेयर करती है किसी चीज़ के डिफेंस के लिए, किसी चीज़ को फाइट करने के लिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन होते जाकर। वैक्सीन्स सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने यूज किया था वैक्सीन टर्म्स को, लेकिन वैक्सीन टर्म को लुई पास्चर ने यूज किया था इनके ऑनर के लिए। और एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले जो चिकन पॉक्स होता है इसके अगेंस्ट में वैक्सीन के रिसर्च किया, या उस केमिकल्स को, जो काऊ में पॉक्स होता है और जो ह्यूमन में पॉक्स होता है, उस केमिकल को उठा के काऊ वाले पॉक्स को, एनिमल्स को ह्यूमन में डाला, तो वहाँ पे ये अगेंस्ट में वर्क किया और ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था 1798 में। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ऐसा एक केमिकल, एक ऐसा वायरस जो एनिमल में है, वो यूज़ किया गया ह्यूमन के अगेंस्ट में, और वहाँ पे ये सक्सेसफुल हुआ। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एक एनिमल वायरस को ह्यूमन वायरस में एज ए वैक्सीन के रूप में यूज किया गया जाकर, एक प्रकार से सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। इसी को लुई पास्चर ने यूज़ किया एज ए, कहते हैं कि वर्ड यूज़ किया वैक्सीन्स, जो इनके ऑनर पे लिया गया जाकर। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। सब फिर सेकेंड चीज़ आती है जाकर कि वैक्सीन्स के टाइप्स कितने हो सकते हैं जाकर। वैक्सीन्स के टाइप्स हैं हमारे पास सिस्टम में, तो हम इस चीज़ को यहाँ पे देखते हैं जाकर, वैक्सीन्स कितने टाइप्स की हो सकती है जाकर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जाकर फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स के बारे में। ये फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स क्या हो सकती है, इसमें होल ऑर्गेनिजम्स है, आइदर लिव्स होगा या वीक इम्यून सिस्टम का होगा जाकर, एक किल्ड हो सकता है जाकर। तीन चीज़ें हो सकती हैं जाकर, या तो पूरा लाइव हो सकता है ऑर्गेनिजम्स, या तो बैक्टीरिया होगा, या तो वायरस होगा, या कुछ और टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे सिस्टम को जाके, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे जाकर, या कमज़ोर बोलेंगे उस ऑर्गेनिज्म को बॉडी सिस्टम में दो, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ तैयार कर सके, या पूरी टोटली किल ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड जनरेशन में क्या करते हैं, सेकेंड जनरेशन जो वैक्सीन होती जाकर, वो प्रोटीन्स होती जाकर, एक प्रकार से दी जाती जाकर, सब यूनिट बोलते हैं जाकर, और उस प्रोटीन को इंट्रोड्यूस किया था बॉडी सिस्टम में, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उसे फॉरेन पार्टिकल मान के इम्यून अगेंस्ट में प्रोड्यूस कर सके, टी सेल बी सेल, एंड मेमोराइज कर सके कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को कैसे फाइट करना है। तो वहाँ पर इस टाइप की चीज़ें, जिसमें जैसे कि डिप्थोराइड में दिया जाता है जाकर, टिटेनस में दिया जाता है, इस तरीके की चीज़ों में यहाँ पे दिया जाता है, ताकि हमारे पास टी सेल और बी सेल को एक्टिवेशन दिया जा सके जाकर। थर्ड हमारा पास थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स होती है जाकर। थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स के बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं मोर अबाउट हियर कि थर्ड जनरेशन क्या चीज़ है। थर्ड जनरेशन एक प्रकार के डीएनए वैक्सीन्स है जाकर, और ये डीएनए वैक्सीन्स आजकल रिसेंटली जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद बहुत है, क्योंकि उस मान लो एक स्पीसीज़ है या एक बैक्टीरिया वायरस है जो उसका एस, जैसे कोरोना वायरस में एस टाइप की स्पाइक प्रोटीन है, और इस स्पाइक प्रोटीन के ही अगेंस्ट में हमें वैक्सीन तैयार करना है। तो सबसे पहले होगा इस स्पाइक प्रोटीन के आरएनए को फाइंड करेंगे, फिर हम डीएनए में जाएंगे, और इस डीएनए को ही हम इंट्रोड्यूस करेंगे बॉडी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड। एक रिकॉम्बिनेशन प्रोटीन बनाते हैं और होस्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि डीएनए ही एक प्रकार की प्रोटीन्स तैयार करे, और उस प्रोटीन के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम है वो जाके
बनाना शुरू करे एंटीजन एंटीबॉडीज़। तो ये वेरी सक्सेसफुल है जाकर, आजकल बहुत ज़्यादा ये यूटिलाइज की जा रही है जाकर डीएनए वैक्सीन तैयार करना एक स्पेसिफिक टाइप प्रोटीन के बारे में। अब इन तीनों फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन वैक्सीन के अंदर और भी बहुत सारी वैक्सीन होती हैं, किस कैटेगरीज की जाती हैं जाकर, जैसे कि इनएक्टिवेटेड टाइप की वैक्सीन जिसमें टोटली किल कर देती हैं वैक्सीन को, वायरस को और उसको या बैक्टीरिया को, उसको हमारे बॉडी सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया जाता है जाकर, ताकि इनको किल करने के लिए केमिकल्स या तो हीट या तो रेडिएशन या तो केमिकल यूज़ किया जाता है। इसमें पोलियो वैक्सीन है पूरी, और हेपेटाइटिस वैक्सीन को यूज़ कर, रेबीज वैक्सीन हो जाकर, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ऑल आर द किल्ड वैक्सीन। इनके वायरस होते हैं उन्हें किल कर देता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम्स जो वर्क करता है उसके सरफेस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेगा और उसके अगेंस्ट में ही प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेगा जाकर, ताकि टी सेल एंड बी सेल एक्टिवेट हो सके जाकर। तो ये हमारे पास हो गया जाकर फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन वैक्सीन के बारे में। फिर थर्ड जनरेशन के बाद हम ये स्टडी स्टार्ट करते हैं जाकर पढ़ना कि सबसे पहली चीज़ होती है इन एक्टिवेटेड टाइप के वायरसेस या प्रोटीन्स को हम एक्ट करते हैं और वैक्सीन के रूप में करते हैं। फिर हमारे पास आता था एटेन्यूटेड वैक्सीन, मतलब एक ऐसा वायरस एक ऐसा बैक्टीरियल प्रोटीन जो इनएक्टिवेटेड टाइप का, उसका जो केमिकल जो डिसीज काजिंग पार्ट है वो इनएक्टिव है लेकिन वायरस एक्टिव है या बैक्टीरिया एक्टिव है। तो वहाँ पर इस टाइप की चीज़ों को यूज़ किया, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनएक्टिवेट कर देते हैं, तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसमें मैक्सिमम जो आती हैं येलो फीवर वैक्सीन आती है, रुबेला आती है, मोम्स आती हैं, टाइफाइड आती है, मिजल्स आती हैं जाकर, आजकल ट्यूब माइक्रो ट्यूबरकुलोसिस भी आती है। मेन रीज़न ये है कि कोई भी जैसे वायरस है उसका जो डिसीज़ काजिंग पार्ट है उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं और वायरस को इंट्रोड्यूस किया था बॉडी सिस्टम में। तो जो हमारे इम्यून सेल्स हैं, एक्वायर्ड टी सेल, बी सेल एंड मेमोरी सेल्स, उसके स्ट्रक्चर को फाइंड करते हैं और उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं जाकर। ये स्पेसिफिकली उस प्रोटीन पे नहीं काम कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से वायरस को ही या बैक्टीरिया को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जाकर। अगले प्रोसेस में बताऊँगा, जब ये सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट के लिए हमारे पास जो प्रोटीन्स या जो वैक्सीन यूज़ की जा रही है उसे हम क्या बोलते हैं जाकर, उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जाकर कि उस प्रोटीन्स को सब यूनिट वैक्सीन या आरएनए या डीएनए वैक्सीन बोला जाता है, जिस वजह से उसको करते हैं। अब से इसके बाद जो एक वैक्सीन आती है जाकर सबसे बड़ी, कहते हैं जाकर कि टैक्सोइड प्रोटीन, जो केमिकल, जैसे मैंने भी बात कर रहा था कि जो पार्ट हमारी बॉडी सिस्टम में काम कर रहा है केमिकल, जैसे किसी टॉक्सिसिटी हमारे अंदर डिसीज़ पैदा हो रही है जाकर, तो उसी केमिकल को ही हम अगर इंट्रोड्यूस करें पहले, तो हमारी इम्यून सिस्टम मेमोराइज हो जाएंगे कि हाँ इस टाइप की चीज़ अगर नेक्स्ट फ्यूचर में आती है तो कौन सी एंटीबॉडीज़ तैयार करनी है, कौन सी टाइप की सेल्स को इसके अगेंस्ट वर्किंग करना है। तो ये आता है टैक्सोइड, एक प्रकार का केमिकल्स है जो हमारे इनएक्टिवेटेड टाइप का होता है, हमारी बॉडी सेल्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए हमारे टी सेल बी सेल उसे रिकॉग्नाइज कर लेती और मेमोराइज कर लेती फ्यूचर में आने के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया था टेटनस के अगेंस्ट में वैक्सीन यूज़ किए थे, या डिप्थीरिया के अगेंस्ट में इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली वो केमिकल ही यूज़ कर रहे हैं एज ए वैक्सीन के रूप में, लेकिन ये केमिकल इनएक्टिवेटेड है, ये एक्टिव नहीं है, ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, बस उसका स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए हम बॉडी सिस्टम में मेमोराइज करने के लिए इम्यून सेल्स को हम एक प्रकार का, कहते हैं ना, टेस्ट मैच खिला रहे हैं, क्रिकेट मैच खिला रहे हैं। हाँ देखो, ये है एक टारगेट प्रैक्टिस कराई जा रही है। इस टाइप की चीज़ें अगर फ्यूचर में आएंगी, यू विल फाइट फॉर देम लाइक दैट। तो ये एक अच्छा है क्योंकि हम किसी केमिकल को भी बॉडी सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैक्सिमम बैक्टीरियल के लिए ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं जाकर, वहाँ पर ये बहुत ही सक्सेसफुल है जाकर। लास्ट में आती है जाकर हमारे पास कॉन्जुगेट प्रोटीन्स आती है। कॉन्जुगेट वैक्सीन्स क्या होती है जाकर, बहुत से केमिकल्स ऐसे होती हैं जैसे कि पॉलीसेक्राइड्स हो गया जाकर, लिपिड्स हो गया जाकर, ये इम्यूनोजेनिक है, दैट एंटीजन प्रोड्यूस करने में या इनको एंटीजन एंटीबॉडी जल्दी नहीं पहचान पाती, ना ही इनके अगेंस्ट में वर्क कर पाती हैं। तो इनके अगेंस्ट में जैसे केमिकल्स हमारे पास आ गए या लिपोपॉलीसेक्राइड्स का एक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर हम कैसे वैक्सीन तैयार करेंगे, तो उसमें हम कंजुगेट प्रोटीन्स लगाते हैं साथ में, जो आसपास की प्रोटीन्स होती हैं, अगर मान लो केमिकल्स है लेकिन उसके साथ कोई और प्रोटीन्स भी होगी जिससे ये बना होगा, तो उस प्रोटीन को आइडेंटिफाई करके हम वहाँ से कट करने के लिए, वहाँ पर एक्शन करने के लिए वैक्सीन तैयार करते हैं कंजुगेट प्रोटीन्स के लिए बनाने के लिए, ताकि उस पॉलीसेक्राइड या लिपोसेक्राइड को एंटीजेनिक बनाया जा सके, उसके अगेंस्ट में एंटीजन तैयार किया जा सके, ताकि वहाँ पर फाइट किया जा सके जाकर। इम्यून सिस्टम यहाँ पर जितने भी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है जाकर, वहाँ पर बी वैक्सीन है, तो यही टाइप की वैक्सीन, क्योंकि यहाँ पर जो 2 प्रकार के केमिकल्स होते हैं जाकर, वो लिपोपॉलीसेक्राइड्स हैं
हमारी बॉडी सिस्टम का सबसे ज़्यादा एंटीजन जो बनने का होता है तो प्रोटीन के सब अगेंस्ट में बनता है, फिर लिपिड के उसके क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, देन लिपिड के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे ऐसे केमिकल जिनके अगेंस्ट में इम्यून सेल्स उतना एक्टिवेट नहीं हो पाती हैं, वहाँ पर हम एक्स्ट्रा में प्रोटीन्स ऐड की जाती है। वो प्रोटीन्स उस केमिकल के साथ होती है, उस ऑर्गेनिज्म में या उस टाइप के मॉलिक्यूल्स में जो प्रेजेंट होती है, उसके अगेंस्ट में हम उस टाइप की वैक्सीन्स तैयार करते हैं ताकि वो उसको वहीं कट कर दे, ताकि ये टाइप का केमिकल्स या पॉलीसेकेराइड कोई इन्फेक्शन काजिंग ना कर सके जाकर। दिस इज अनदर टाइप ऑफ वैक्सीन्स। देन हम आते हैं जाकर लास्ट में आते हैं जाकर जो सबसे बड़ी वैक्सीन्स है जाकर सब यूनिट वैक्सीन्स, जहाँ पे आजकल हम इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जाकर। सब यूनिट वैक्सीन्स का मतलब क्या है और इस चीज़ को कैसे हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपने आने वाले टाइम में इसको ज़्यादा, क्योंकि सब यूनिट वो प्रोटीन होती है जैसे जिस टाइप की इन्फेक्शन काजिंग प्रोटीन्स है जाकर डायरेक्टली हम उस वायरस या बैक्टीरिया में न जाके स्पेसिफिक हो गए, फोकस हो गए वो जो पर्टिकुलर पार्ट है जो डिसीज़ काजिंग कर रहा है, अगर हम उसी की प्रोटीन के ही अगेंस्ट में हम एंटीजन एंटीबॉडी तैयार कर ले जाकर, तो कैसे तैयार करेंगे, हम उस प्रोटीन्स को लेंगे इनएक्टिव फॉर्म में और कंबाइंड करेंगे जाकर जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा, प्लाज्मिड के द्वारा, और इंट्रोड्यूस करेंगे बॉडी सेल्स में। बॉडी सेल्स में प्रोटीन जब फॉर्मेशन होती है जाकर बनेगी जाकर, तो उसके अगेंस्ट में हमारी सेल्स एंटीजन एंटीबॉडीज़ बनाएगी जाकर, तो वहाँ से हम इसके अगेंस्ट में वैक्सीन तैयार कर सकते हैं जाकर, जिससे हेपेटाइटिस के लिए बहुत ज़्यादा की जाकर ये एक प्रकार की रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, बहुत ही रिसेंटली और पब्लिश है, हाईली मतलब इफेक्टिव होती है। दिस इज़ द यूजिफाइड। अब इन्फ्लुएंजा वायरस में दो प्रकार के हमारे केमिकल्स हैं, हीमोग्लूटिनिन्स है जाकर, न्यूरोमिडेज है जाकर। इन दोनों के अगेंस्ट में हम प्रोटीन्स डायरेक्टली हम इन्फ्लुएंजा वायरस की सिर्फ यही दो मेन पार्ट हैं जो डिसीज़ काजिंग होते हैं, हम इनकी प्रोटीन्स लोग कंबाइन करके कंजुगेट करके बॉडी सिस्टम में इंट्रोड्यूस करें, ताकि अगर इस टाइप की प्रोटीन्स फ्यूचर में आती हैं तो हमारे पास ऑलरेडी उस टाइप के टी सेल या बी सेल एक्टिव हैं उसको काउंटर पार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये ज़्यादा होता है एक्टिवेशन करने के लिए सब यूनिट के लिए। अब आते हैं हम देखो सबसे बड़ी चीज़ हो गई हमारे पास तीन प्रकार के फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन है, और उनमें कौन कौन सी कैटेगराइज हैं। इनेट है जाकर सबसे ज़्यादा, इनेट कह रहा हूँ दैट मीन्स इनएक्टिवेटेड है, एटन्यूटेड होता है, टॉक्सॉइड होता है, कंजुगेट है, सब यूनिट वैक्सीन जाकर। अब हम बात करते हैं चल के कि जो ये हमारे पास कोविड-19 के अगेंस्ट में कौन कौन सी वैक्सीन्स आजकल ट्रायल में चल रही हैं या किस टाइप की चीज़ें चल रही हैं जाकर सबसे ज़्यादा मार्केट में, तो उनके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। कोविड-19 में सबसे ज़्यादा वैक्सीन्स अगर हम जैसे स्टार्टिंग बताया जाकर अगर हम उस वायरस को ही इंट्रोड्यूस करें बॉडी सेल्स में इनएक्टिवेटेड, लेकिन ये सबसे प्रॉब्लम है कि अभी हम उसके बारे में सही से इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि क्या है रूट का काजिंग है, उसका स्ट्रक्चर से काजिंग से, तो अभी हम उस टाइप की वैक्सीन्स नहीं डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं होगी तब तक हम उस टाइप की चीज़ों में सक्सेसफुल रेट नहीं पा सकते हैं जाकर। हाईली इम्यूनोजेनिक होता जाकर, और ये बहुत ही ज़्यादा कब चेंज करा म्यूटाजेनिक भी है, तो इट इज़ नॉट वेरी लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया तो जा सकता है, लेकिन इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, इट इज़ आई डोंट नो। पोटेंशियल टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है इससे जाकर, रिस्क ज़्यादा है इसमें जाकर, और रिस्पांस रेट कितना होगा ये फ्यूचर में नहीं पता। तो इस प्रकार से हम वायरल जो है कोविड-19 की वैक्सीन से वायरल वैक्सीन को प्रोड्यूस अभी नहीं कर सकते। वैसे ये बहुत इफेक्टिव होगा क्योंकि हम डायरेक्टली वायरस को ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी सिस्टम के अगेंस्ट, लेकिन ड्यू टू नॉट मोर क्लियर इन्फॉर्मेशन वी कैन नॉट गो फॉर दिस सेक्शंस। तो फिर दूसरी वैक्सीन्स में आते हैं जो सबसे ज़्यादा हो सकता है ये चल रही हो रिसर्च के रूप में सबसे मार्केट में, उसे हम बोलेंगे जाकर प्रोटीन वैक्सीन्स या पेप्टाइड वैक्सीन्स। यहाँ पर ये प्रोटीन्स वैक्सीन्स के बारे में, क्योंकि ये हम एक चीज़ में कर सकते हैं जाकर जो इन्फेक्शन काजिंग हमें ये पता है कि यहाँ पर हमारे पास स्पाइक प्रोटीन्स जो है वो इन्फेक्शन काजिंग है, तो हम इस प्रोटीन्स को ही हम स्ट्रक्चर क्रिस्टलोग्राफी द्वारा बना सकते हैं और वो पार्ट को हम पा सकते हैं जो डिसीज़ काजिंग है, उसके अगेंस्ट में हम वैक्सीन तैयार कर ले जाकर। तो और ये काफ़ी लो टॉक्सिसिटी होगी जाए क्योंकि हम सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स को ही टारगेट कर रहे हैं जाकर, और इजी प्रोड्यूस की जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है जाकर ये बहुत एक्सपेंसिव होगी जाकर, और चांसेस कितने हैं कि ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सके या नहीं कर सके, इट इज़ रिसर्च का मैटर है जाकर। लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसी पर काम चला है रिसर्च के लिए कि हम डायरेक्टली पेप्टाइड या प्रोटीन्स जो है इन्फेक्शन का जी उसके अगेंस्ट में प्रोटीन वैक्सीन तैयार की जा सके।
फिर आते हैं जाकर और पॉसिबिलिटी कौन सी वैक्सीन हो सकती है जाके, तो उस पर हम देखते हैं चल के। सबसे ज़्यादा जो और काजिंग है वो हमारे पास है जाकर, ये नहीं है जाकर, ये इट इज़ नॉट 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 दैट वन इज़ डिफरेंट, आई एम अगेंस्ट टेकिंग दैट पिक्चर्स। तो हमारे पास आते हैं जाकर डीएनए वैक्सीन्स के बारे में हम बात करेंगे जाकर। हाँ, अगर हम ये जो आरएनए वैक्सीन्स बना सकते हैं जाकर, क्योंकि ये आरएनए पॉलिक्यूल्स हैं, उसके अगेंस्ट में हम ज़रूर इस चीज़ को कर सकते हैं जाकर, या हम बोलें जाकर कि हम उसका डीएनए तैयार करें जाकर, क्योंकि ये आरएनए है, ये एमआरएनए है, तो हम उससे हम बना लेते हैं सी डी एन ए को ही हम वैक्सीन्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस करके बना सकते हैं, इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। दोनों चीज़ें सेल करेगा, सेलुलर इम्यूनिटी और इम्यूनोलिमिटी डेवलपमेंट करेगा जाकर। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है जाकर या नहीं हो सकती है, बट वी नीड टू गो फॉर दिस सेक्शंस। तो ये इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, एंटीजन मस्ट बी नोन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर इन दिस आल्सो कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, एंटीजन को ये टारगेट करेगा कि नहीं करेगा ह्यूमन सिस्टम में, दिस इज टाइप ऑफ। तो सबसे पहली वैक्सीन हो सकती है जाकर, हम बना सकते हैं जाकर कि टी सेल, डीएनए सेल्स या आरएनए सेल्स को हम ले सकते हैं, या फिर हमारे पास स्पेसिफिकली हम प्रोटीन सेल्स ले सकते हैं जाकर, या हम फिर जाके एक और है लास्ट में हम बात करते हैं जाकर कि हम सेल बेस्ड वैक्सीन पूरी तरीके से उस वायरस को ही लें जो स्पेसिफिकली है, उसके अगेंस्ट में हम वर्क करें जाकर।